कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम। इसके अंदर कॉची की एक और थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन्होंने उनमें बताया था कि अगर एक हमारे पास एनालिटिक फंक्शन fz है, वो साथ में बाउंडेड भी है इन अ क्लोज कंटूर सी, और उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है जिसकी इक्वेशन कुछ होगी, तो वो फंक्शन के लिए हमारे पास एक इनइक्वालिटी स्टैंड करेगी जो कि होगी एंड द डेरिवेटिव ऑफ that point is less than n फैक्टोरियल m यानी बाउंडेड पॉइंट p का पावर n अपॉन। चलो अब इस पूरे को समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को आगे देखते हैं। तो लेट फंक्शन बी एनालिटिक इन डोमेन डी। फंक्शन को अपन ने फंक्शन कोई भी फंक्शन है जिसको अपन ने एनालिटिक बोल दिया, एनालिटिक मतलब कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। अब लेट जो है वो डी जो डोमेन है कंटेन करता है सारे इंटीरियर पॉइंट्स को और साथ में बाउंड्री ऑफ सर्कल को भी करता है। मतलब यहाँ पर हमने क्लियरली बोला है कि इस बार जो हमारे पास फंक्शन है वो एक सर्कुलर फंक्शन है। अब एक सर्कुलर फंक्शन की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है कि वो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो पॉइंट लाइन होती है। बेसिकली मैं सिंपली बोलूँ तो एक सर्कल जो होता है उसका जो सेंटर मान लो 0 और ये हमारे पॉइंट हो गया z, तो ये जो इक्वेशन हमारी रेडी होती है z से z0 mod ऑफ p, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे होती है? देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल वैसे अगर कॉन्सेप्चुअली बात की जाए तो वो ये होती है, इस पे डिपेंड करती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसके आगे आपका r लगा होता है रेडियस। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पर हम लोग रेडियस को p मान ले रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस p है, तो यहाँ p आ जाएगा और ये पूरा एज इट इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बन जाएगा इक्वल टू z के, और ये हमारा इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है इसको अपन कन्वर्ट करके लिख सकते हैं i थीटा। तो ये i e i d थीटा जो है e का पावर i थीटा, ये पूरा cos i थीटा को लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं भी मिलता है कि e का पावर 2 पाई n i, तो ये बस वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाती है cos 2 पाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई n। तो इस तरीके से ये कन्वर्टेबल थिंग है। अब इसको फर्दर अपन समझते हैं कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास रेडियस क्या है? इस बार का रेडियस हमें p दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए द बाउंड्री ऑफ सर्कल एंड डिफाइंड बाय ये इक्वेशन, और हमारे पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। इसका मतलब होता है फंक्शन बाउंडेड है, मतलब उस पूरे फंक्शन की वैल्यू लेस देन m ही है। अब हम लोग बस ये प्रूफ करनी है इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स बिगिन। तो इसके लिए सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट बना देते हैं। तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होने वाला है। गिवन में पहला सर्कल का इक्वेशन है z z0 इज इक्वल टू p, और दूसरा हमारे पास गिवन है कि fz जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है। इसके बाद हम लोग को टू प्रूफ के अंदर जो ये स्टेटमेंट है वो एज इट इज समझ में आ गई है, यही हमें प्रूफ करनी है। एंड द डिफरेंशिएबल of this is less than n m upon p का पावर। तो लेट्स बिगिन दिस। अब आपको प्रूफ करने के लिए इसके सबसे पहले क्या स्टेटमेंट की वो समझते हैं। तो बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम स्टार्ट करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला के डायरेक्ट वाले वर्जन से आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है एंड डेरिवेटिव वाला है, तो आप कॉची इंटीग्रल का हायर डेरिवेटिव यूज करोगे। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है कॉची इंटीग्रल फॉर हायर डेरिवेटिव के? nth डेरिवेटिव ऑफ z0 एट पॉइंट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई i इंटीग्रल ऑन द क्लोज कंटूर c fz dz अपॉन z z0 की पावर n+1। दिस इज द nth डेरिवेटिव। बस अब इसमें वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ले सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो मॉड लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लेंगे टेकिंग मॉड। तो सबसे पहले अपन टेकिंग मॉड, अपन ने मॉड ले लिया। मॉड लेने पे nth डेरिवेटिव का मॉड आ जाएगा और इधर भी मॉड आ जाएगा 2 पाई i, और यहाँ से इंटीग्रल fz z और dz, और ये मॉड आ गया और यहाँ पर n+1 पावर है। नाउ इस मॉड को सॉल्व करना है। अब हम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे मॉड लगा हो इस तरीके से तो ये हमारे इंटीग्रल के अंदर के मॉड के बराबर हो, सॉरी लेस देन और इक्वल टू होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि अगर बाहर इंटीग्रल लगा हो
सॉरी बाहर मॉड लगा इंटीग्रल के, तो अगर उसको अंदर करेंगे तो लेस देन इनइक्वालिटी लग जाती है, तो यहाँ पर वो इनइक्वालिटी हम लगा देते हैं। आइए तो यहाँ वाला चीज एज इट इज कांस्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, अंदर वाले में सब में बट जाएगा, n फैक्टोरियल का मॉड 2 पाई i का मॉड c अंदर में fz dz z माइनस z0 का पावर n+1 और dz का मॉड, ये सब में मॉड लग गया। अब बस इसी को सॉल्व करना है, लेट्स सी कैसे होता है। इस स्टेप तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इस स्टेप के आगे सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले कुछ गिवन बातें थी, गिवन बातें ये थी कि fz जो है उसका मॉड लेस देन इक्वल टू m के बराबर है, और ये चीज हमें कहां से मिली थी, ये हमें गिवन स्टेटमेंट है कि fz जो है बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो भाई इसको चेंज कर दो, z यहाँ पर एज इट इज रहने दो, इसको यहाँ पर ये भी सेम रहेगा, n फैक्टोरियल भी रहेगा। अच्छा आयोटा का मॉड क्या होता है, आयोटा यानी क्या है, आयोटा यानी ये, इसका जब मॉड निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस आयोटा y का मॉड होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ 0, y की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो आयोटा का मॉड कितना आ गया 1, तो आयोटा यहाँ से हट जाएगा, 2 पाई ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सीधे सीधे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा और ये चीज चेंज हो जाएगी, fz हमारा बाउंडेड है, यहाँ पर m की वैल्यू पुट हो जाएगी। नीचे वाले में एज इट इज z माइनस z0 का पावर n+1 का मॉड और dz का मॉड। नाउ हम लोग को इक्वेशन दी हुई है कि z माइनस z0 एक्चुअली में एक सर्कल की इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी बाय गिवन है ना, ये हम गिवन से यूज कर देंगे। अब इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। जब मॉड हटेगा तो मैंने कुछ देर पहले चीज बताई थी कि p e i थीटा बन जाएगा, और ये अब इधर इधर आ जाएगा, z इज इक्वल टू z0 प्लस p e i थीटा। अभी कंफ्यूज मत होना कि ये अचानक से कैसे आ गया, ये मॉड हटा है, जब और मॉड हटता है मतलब सर्कल की इक्वेशन में अगर मॉड हटा होगा तो सर्कल की इक्वेशन एक रोटेशन इक्वेशन आनी चाहिए। तुम रोटेशन इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में, और cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में हम लोग e आयोटा i थीटा e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, तो मैंने डायरेक्टली उसको एक्सचेंज किया। अब इसका आप देखो आपको क्या क्या चाहिए, एक आपको चाहिए था ये, एक इसकी जरूरत थी, और ये वैल्यू आ गई है वो यहाँ पुट हो जाएगी। अब हमें dz चाहिए, dz निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करो तो dz, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस p वो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e i थीटा का निकालने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये पहले वापस आएगा, i नीचे उतर आएगा और d थीटा आ जाएगा। अब इसका आप मॉड निकाल दो, तो dz का मॉड निकालने जाओगे तो इस पूरे का मॉड आ जाएगा, इस पूरे का ऐसा मॉड आ जाएगा। अब इधर पे इंफॉर्मेशन समझो भाई, i का अभी मॉड बताया था क्या होता है 1 होता है, कैसे होता है x देखिए हमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आयोटा, ये e i थीटा ये हकीकत में क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही तो होता है ना आयोटा sin थीटा। और जब आप इसका मॉड निकालोगे, इसका मॉड निकालोगे तो ये मॉड क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 का बाहर निकालोगे 1, तो e इसका e आयोटा थीटा का भी मॉड 1 आता है। तो यहां से हमें पूरे क्या मिल गया, dz का मॉड क्या आ जाएगा, p बच गया वो कांस्टेंट है, e आयोटा थीटा 1 बन गया, आयोटा 1 बन गया, बचा d थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे और हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। कहां पर थे हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये चीज हमारे पास पूरी फिक्स है, इसको तो टच ही नहीं करना है। इसमें n हमारे पास फिक्स है, उसको भी टच नहीं करना, 2 पाई फिक्स है, उसको टच नहीं करना, m बाहर आ चुका है, उसको टच नहीं करना, c बच रहा है। नीचे वाला z माइनस z0 की पावर n+1 और z माइनस z0 एक्चुअली p e i थीटा है, तो इसको पुट कर देते हैं, p कहां है, p e आयोटा थीटा का पावर n+1 का मॉड। क्लियर। अब आगे dz, तो dz का अभी अपन वैल्यू निकालिए, dz की वैल्यू है p और d थीटा। ठीक है, वापस आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। n पावर में आया ये n डिफरेंशिएबल लेस देन n फैक्टोरियल फिक्स, 2 पाई फिक्स, m फिक्स, बाकी को सॉल्व करना बचा है, उसको रखते हैं। ऊपर वाले में p रहेगा, d थीटा रहेगा। नीचे वाले को समझना, हम नीचे वाले में अभी जो चीज एक्सप्लेन की थी कि e का पावर आयोटा थीटा का भी मॉड 1 है, तो उसका पावर n+1 आए या 4000 10,000 100 लाख, मेरे को क्या लेना देना,
उसका पावर तो 1 ही आएगा। इसके 1 की पावर में कुछ भी आएगा वो 1 ही आएगा until unless वो इनफाइनाइट आ जाए, क्योंकि 1 का पावर इनफाइनाइट नॉट डिटरमिनेंट होता है। तो ये हमारा एक्चुअली में डिटरमिनेंट है, हम इसको 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ई आयोटा थीटा का बॉन्ड निकालने पर उसका पावर n + 1 करने पर ये चीज 1 ही देने वाला है। तो बचेगा क्या नीचे? बचेगा केवल p का पावर n + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। n 0 ये आ गया लेस देन n फैक्टोरियल और m बचा और 2 पाई बचा, और इधर से समझो तो ये पावर इससे माइनस हो जाएगा। ऊपर दोनों सॉल्व करोगे तो ये एक p पावर ऊपर बैठा है, ये नीचे आके बच जाएगा -1 +1 -1 को काट देगा, ऐसे होने वाला है। p का पावर n + 1 -1 +1 1 था, p का पावर n बचा, तो यहाँ से c d थीटा और p का पावर n। अब देखो इधर पे थोड़ा सा n फैक्टोरियल स्टिल कांस्टेंट m 2 पाई, अब ये p का पावर n भी बाहर आ चुका है। अब बचा केवल है इंटीग्रल ऑन द सर्कल। देखो क्लोज कंटूर इस बार सर्कल का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और सर्कल का d थीटा निकालोगे तो पूरे सर्कल का अगर तुम थीटा निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ से चलो तो यहाँ आया कि ये 2 पाई, तो इसलिए इसको इंटीग्रल करने में 2 पाई आने वाला है। तो n फैक्टोरियल m 2 पाई p का पावर n और ये 2 पाई, यहाँ से 2 पाई और यहाँ से 2 पाई कट गया, बचा कितना? n फैक्टोरियल और m और अपॉन में p का पावर है, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर तो यही चल रहा है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और दिस इज नोन एज कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम। ये कॉलेज एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी CUET PG वगैरह के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेल एंड इनफ फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।